नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये थर्ड वीडियो है। जैसा कि ये सीरीज जो है 1 जुलाई 2023 से बिगिन हुआ था, है ना। और 1, 2 और ये आज आपको 3 वाली वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये वाली जो क्लास है इसमें क्या मिलता है आपको, तो टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल में कराए गए एग्जाम के जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर विस्तृत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको जो है यहाँ पे क्लास मिल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि इसके लिए जो है पीडीएफ के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है, जैसा कि आप देखे ही होंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो किसके लिए उपयोगी है भाई, बार बार बच्चे पूछते हैं कमेंट करके, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं आपको बता दूं कि आप टीसीएस के द्वारा कोई भी कंडक्ट कराए जाने वाली एग्जाम को देखोगे, टीसीएस जो भी एग्जाम कराती है, सीजीएल कराती है, सीएचएसएल कराती है, एमटीएस कराती है, एचसीएम भी कराया था, तो जो भी एग्जाम कराते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही। यूं कहें कि जहां जहां जीके जीएस पूछे जाते हैं सभी जगह इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भेजा गया बोर्ड नीति पत्र वुड का डिस्पैच ... किससे संबंधित था। बोर्ड्स पॉलिसी लेटर वुड्स डिस्पैच सेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1854 वाज रिलेटेड टू। तो भाई ये जो संबंधित थे वुड के डिस्पैच, जो कब सेंड किया गया 1854 में। बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको जो है प्रश्नों में भी देखने को मिल जाती है। तो ये शिक्षा से संबंधित है। कब सेंड किया गया था, 1854 में। ये जो डिस्पैच शब्द आया ना, ये भेजने को लेकर के आया था इसमें से, ठीक है। ये जो किसके नाम पे इसका नाम पड़ा भाई, वुड के डिस्पैच। तो एक आदमी था जिनका नाम था चार्ल्स वुड। स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज है भाई, अंग्रेजी काल की बात हो रही है। तो चार्ल्स वुड नाम के जो आदमी थे, वो 1854 ईस्वी के दरमियान ये क्या थे भाई, 1854 ईस्वी के दरमियान जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने भारत के भावी शिक्षा प्लान हेतु एक विस्तृत योजना पत्र को जो है तैयार किए, और तत्कालीन जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी, उनके पास जो है सेंड किया। तभी से लेकर जो है इसको डिस्पैच शब्द इनसे जोड़ दिया गया भाई कि ये वुड के द्वारा भेजा गया, डिस्पैच किया गया आइटम है, तो इसे वुड के डिस्पैच कहे जाने लगे। यही वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहे जाने की कारण ये है कि भाई इसमें इतने सुसज्जित, इतने सुव्यवस्थित और इतनी जो बढ़िया प्लान करके जो इन्होंने योजना को तैयार करा था कि इंप्रेस्ड किया जो है गवर्नर को भी, है ना। और इनके तहत काफी सारे शिक्षा से संबंधित काम किए गए इंडिया में, जैसा कि यहाँ पर आप कुछ पॉइंट देखेंगे। इसीलिए इसे, है ना, वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन के आंसर है। वुड के डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा से। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। कितने ईस्वी की बात है, 1854 में, है ना। ये क्या था, किससे संबंधित था, शिक्षा से, है ना। और ये जो किसके नाम पे है, तो चार्ल्स वुड के नाम पे। ये क्या थे, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। तो इतनी बात समझ गए, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस डिस्पैच के तहत जो है ना, शिक्षा को 3 फॉर्म में जो है बांटा गया था जी, है ना। एक तो आपका स्कूली शिक्षा, जो आज भी हमारे यहाँ वैसे सेम चलती है। दूसरा माध्यमिक शिक्षा, कहीं ना कहीं ये चीज यहीं से देन है। और तीसरा आपका हायर एजुकेशन, ठीक है। तो आपका जो है ये मतलब बताया था कि भाई जो स्कूली शिक्षा है ये आपको देसी भाषा या फिर स्थानीय भाषा में देना है या फिर लेना है। माध्यमिक भाषा जो है इसे एंग्लो वर्नाक्युलर या फिर सेमी इंग्लिश, इसमें थोड़ी इंग्लिश रहेगी और थोड़ी जो है आपका मतलब स्थानीय रहेंगे, सेमी वर्नाक्युलर, है ना, एंग्लो वर्नाक्युलर कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका हायर एजुकेशन है, इसके लिए इंग्लिश भाषा को जो है फिक्स किया गया था, सुझाव दिया गया था कि भाई स्थानीय वाली शिक्षा जो है स्कूली वाला ये देसी भाषा में दो, है ना। जो माध्यमिक है इसे सेमी इंग्लिश के साथ साथ देसी करो, इसे एंग्लो वर्नाक्युलर कहा गया। आपको ऑप्शन में एंग्लो वर्नाक्युलर ही देखने को मिलेगा, कई दफा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है इसमें इंग्लिश भाषा को जो है इंग्लिश भाषा में शिक्षा लेने की बात कही गई थी, है ना। इसके अलावा ये हो गया आपका। इसके अलावा इस डिस्पैच के अनुसार बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता के अंदर 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। कई दफा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारत में उच्च न्यायालय का गठन अंग्रेज के समय में कहाँ किया गया था, तो ये भी यहीं किए गए थे, है ना। इसके अलावा जो आपका बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में यूनिवर्सिटी बनाए गए थे, ये आपका जो वुड के डिस्पैच है इसी के जो है मतलब आदेशानुसार, इसी के तहत, इसी अधिनियम को आधार मान के जो है बनाया गया था 1857 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले इनका नाम है, इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है ना। अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले को। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड के डिस्पैच को। ये दोनों अलग अलग नाम आदमी के नाम पे है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग चीज है। मैकाले ने समरण पत्र 1835 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बफरकेट होकर आया कि जिस समय आपका वुड के डिस्पैच तो उस समय तो गवर्नर डलहौजी बाबा थे, लेकिन जिस समय मैकाले की रपट आई उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी समरण पत्र के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में बना गया था, जो इस बार के सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब बने थे। तो भैया इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है ये आपका बना था 1835। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही भारत से सती प्रथा को रिमूव किया गया था। कब? 1829 में। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। इसके अलावा गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? Which famous Indian temple was attacked by सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, है ना। तो ये जो है सभी जानते हैं सोमनाथ मंदिर की 1025 वाला हमला, ये काफी पॉपुलर है। काफी सारे जो है माल खजाने की लूट करा था कौन? गजनी के सुल्तान महमूद ने। इसे मोहम्मद गजनी भी कहा जाता है, ठीक है। गजनी के आक्रमण के समय वहां पे शासन किसका चल रहा था? कई दफा आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये शासन जो चल रहे थे भीम प्रथम के चल रहे थे, तो इसे जरूर ध्यान रखें, भीम प्रथम। इसके अलावा ये एक है भाई, भीम प्रथम है, ये प्रथम मतलब फर्स्ट, एक है ना। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर का वर्णन जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। देखिए ऋग्वेद से आजकल ऐसे क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहे हैं जिसकी वर्णन बहुत कम बार देखा गया है, या फिर जिसपे लोग बिलीव न करें वैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे अभी अभी आपके जो सीजीएल के एग्जाम हुआ था उसके मेंस में आपसे पूछ रखे थे कि ऋग्वेद में गंगा का जो है मतलब वर्णन है या नहीं, तो है गंगा का वर्णन, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सोमनाथ मंदिर का वर्णन ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाती है। वेद जो 4 होती है, इसमें ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है। इसमें जो है आपका, है ना, इसमें जो है 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा सबसे पुराना है, और मैंने यहीं पे बता रखा है कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि पुराण में सबसे पुराना कौन है, तो आपको आंसर देना है मत्स्य पुराण जो है ये सबसे जो है पुराना पुराण है। 18 पुराण में, पुराण कितने भाई? 18 है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है, और जो उपनिषद है ये 108 है। इस प्रकार से आपको जरूर ध्यान रखना है ये चारों फॉर्मेट, मोबाइल नंबर। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर को मुगल शासकों में औरंगजेब ने जो है ध्वस्त करवा भी दिया था और करवाने का प्रयास किया था, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको एक राइज होती है कि मुगल वंश में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने करवाया, तो ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। देखिए औरंगजेब जो है ना ये काफी आक्रामक प्रवृत्ति के रहे। इन्होंने कई सारे जो है मंदिरों पे अटैक करने की कोशिश करा। तो कहीं एग्जाम में ये किसी कोने में ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा, तो इन्हें जो है अगर ऑप्शन में मुगल वंश से तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण जैसा कि आजकल हम देख पा रहे हैं, है ना, तो इसमें अहम योगदान किसके हैं रिजुविनेट कराने में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का आयरन मैन कहा जाता है, भारत का आयरन मैन कहा जाता है। आपको किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू ऑफ यूनिटी जरूर याद रखना है। ये आपका कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया में है, गुजरात के केवड़िया में है। कितनी मीटर ऊंची प्रतिमा है? 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो इस समय दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव है। इसके अलावा इन्हीं के जन्मदिन पे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है इसके मूर्तिकार से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके मूर्तिकार राम सुतार हैं, ठीक है, राम सुतार है। अभी जो नया संसद का इनॉग्रेशन हुआ है आपका, अभी अभी हाल ही में मोदी साहब किए हैं, उसमें सेंगोल की स्थापना भी किए हैं। तो इसके जो है मतलब वास्तुकार कौन होंगे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बिमल, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था, लेकिन इसे ध्वस्त करने का काम जो है बख्तियार खिलजी ने करवाया था। ये कहाँ पे है अपने आप में नालंदा विश्वविद्यालय? तो ये आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पे है?
बिहार में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा, अच्छा, ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए कौन आया, ऐसे भी क्वेश्चन बन गए हैं। तो भाई हर्षवर्धन जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन के काल में जो आए थे ना, हेनसांग नाम थे भैया ना, हर्षवर्धन नहीं, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, हेनसांग, है ना। तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे थे, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे दो यात्री हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया, तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा एक आपका फहियान आए थे। ठीक है, फहियान जो है ये विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में आए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। परसों सीआरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रमादित्य किसका नाम था, तो चंद्रगुप्त सेकेंड का नाम था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका विजयनगर साम्राज्य के काल में आए, वहां से अब आजकल क्वेश्चन कम आ रहे हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, भूत आराधना नृत्य भूतकोला का संबंध किस राज्य से है। भूत की पूजा, आराधना मतलब एक तरीके से पूजा ही होता है ना। घोस्ट वर्शिप डांस भूतकोला इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट, तो ये जो भूतकोला होता है ये कर्नाटक में होता है। अभी आपने एक पिक्चर देखा होगा कंतारा, इसकी कंतारा ही नाम है, कंतारा, इसकी कुछ झलक जो है इसमें आपको दिखाया गया। भैया एक जाम तारा पिक्चर भी है, तो फ्रॉड के ऊपर आधारित है, जो आपका वहां का झारखंड की एक इलाका है उसको दर्शाया गया है। एक आपका कंतारा मूवी भी आया था, जो ये इस प्रकार के नृत्य को उनमें जो है थोड़ा सा दिखाया गया है, और इसमें क्या क्या होती है ये बात भी बताई गई है। ठीक है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है, भूतकोला नृत्य, है ना। इस नृत्य में भूतों की आराधना या पूजा की जाती है, जलती हुई आग पर चलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट क्या मतलब स्वरूप है जो आपको ध्यान रखना है ना। भूतकोला नृत्य काफी हद तक यक्षगान से प्रेरित है, चूंकि आप जानते हैं कि यक्षगान भी कर्नाटक से संबंधित है, तो कर्नाटक का ये फॉर्म है, इसीलिए जो है काफी हद तक यक्षगान से प्रभावित है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक के अन्य लोक नृत्यों में डोलू कुनिथा, ये डोलू कुनिथा काफी पॉपुलर है, कई दफा जो है आपके एग्जाम में आए हैं, खास करके स्टेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। डोलू कुनिथा प्रमुख है जो कर्नाटक के कुरुवा जनजाति के पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। आजकल एग्जामिनर आपसे जो फोक डांस है इसके अंदर एक चीज और डिमांड करता है कि भाई आपको जानकारी है कि नहीं कि ये डांस किस प्रकार से की जाती है। जैसे हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि निम्न में से कौन से डांस में खाली महिला भाग लेती है, कौन से डांस में खाली पुरुष भाग लेती है। ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, मैंने 4-5 बताए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ। तो आपको जो कोई भी डांस पढ़ना है तो उसमें अगर आपका भी पास तो काफी टाइम है, अभी तो काफी 2-3 महीने एग्जाम के अंदर है, हाँ ना। अगर जो आप सीजीएल वगैरह देने हैं तो टाइम नहीं है भाई, 1 सप्ताह के बाद। और आज जो है सीजीएल की प्रैक्टिस सेट भी आएगी, जब तक एग्जाम चालू हो जाता है तब तक एक सेट आती रहेगी सीजीएल के लिए भी। तो जो बच्चे सीजीएल की एग्जाम देने वाले हैं जरूर अटेंड कीजिएगा, है ना। तो ये जो ये मेल फीमेल करती है, ये नॉलेज आपको कहाँ से आएगी, तो पहले जैसे ही कोई डांस देखे ना तो उसकी जो है थोड़ी बात जो है पढ़ लीजिए। आजकल बहुत जगह अवेलेबल है जी, पढ़ने की मन होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह अवेलेबल है। मान लीजिए आजकल तो गुरुजी आपके पॉकेट में ही है भाई, है ना। तो अगर मान लो कुछ ऐसा सस्पिशन है तो गुरुजी से बात कर लीजिए, है ना। इसके अलावा भाई ये कर्नाटक की जो ये जाती मतलब डोलू कुनिथा होती है, इसमें खाली पुरुष ही भाग लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे है। अब पुरुष वाला कुछ और डांस है जिसमें आपको देखेंगे तो पुरुष वाला पंजाब के अंदर एक भांगड़ा डांस है, इसमें भी खाली पुरुष ही भाग लेते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका महिला वाला खाली डांस है ना, खाली महिला ही कर सकती है, तो ऐसा डांस आपका घूमर है। और पंजाब के अंदर जो है गिद्धा एक डांस होती है, ये खाली महिलाएं के द्वारा ही की जाती है। और घूमर राजस्थान के अंदर होती है, ये भी जो है खाली महिलाएं के द्वारा ही की जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि घूमर जो नृत्य है ये किस समुदाय के लोग करते हैं, तो मीना समुदाय के महिलाओं के द्वारा एक गोल चक्कर में वृत्ताकार स्वरूप में नृत्य की जाती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा राजस्थान में और भी काफी सारे नृत्य हैं, है ना, जो जाति से रिलेट करके आपसे पूछा जाता है। जैसे 13 ताली वगैरह हैं, कलबेलिया वगैरह हैं। कलबेलिया को जो है सपेरों और गुलाबों का नृत्य कहा जाता है, राजस्थान के अंदर होती है कलबेलिया, तो इसे भी ध्यान रखें कलबेलिया को। ठीक है, कलबेलिया काफी बार आजकल एग्जाम में आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे चीज है जो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर और भी फेस्टिवल है, गणगौर महोत्सव है,
है ना, गणगौर है। कठपुतली एक डांस का फॉर्म होता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर मैं हमेशा ये चीज जरूर बताता हूँ क्योंकि मुझे कई बार तो मैंने अटेंड किया है जी। गुरु शिखर जो हाईएस्ट पिक है ना अरावली का, ये भी राजस्थान के अंदर ही है और ये राजस्थान के भी हाईएस्ट पिक है, तो इसे भी ध्यान रखें। अरावली की हाईएस्ट पिक क्या है? गुरु शिखर। अरावली क्या है भाई? पर्वत चोटी है, जो दुनिया पर्वत श्रेणी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी का जो है इसे गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में था कुछ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कटीली प्रकार की जो पेड़ है, कटीली जो पेड़ है, ये आपका राजस्थान में देखने को मिल जाएगा क्योंकि वहां पे जो है मरुस्थलीय एरिया है, तो वहां पे के पेड़ पौधे जो है आपका कटीली प्रकार के निकलते हैं, जैसे खेजरी वगैरह, खैर वगैरह, नीम वगैरह, इस सब का पेड़ राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप कुरुबा जनजाति देख रहे हैं, कुरुबा अपने आप में जनजाति भी है ना, कुरुबा जो है अपने आप में जनजाति भी है। और एक कुरुबा जो है ये झूमिंग कृषि का प्रकार भी है। ये झूमिंग कृषि को कुरुबा के नाम से हम किस राज्य में जानते हैं भाई? तो ये झारखंड के अंदर जो है झूमिंग कृषि को हम कुरुबा के नाम से जानते हैं। अब ये झूमिंग कृषि क्या होती है? तो ये काट छांट वाली कृषि होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये काट छांट वाली कृषि होती है। मैंने दो चीज इंपॉर्टेंट बता रखा है कृषि के सेक्टर से। एक तो आपको मिश्रित कृषि का डिफिनीशन आना चाहिए, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल के महीना और कौन कौन से फसल होते हैं लगभग आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा भारत में कितने कृषि जोन है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, है ना। ये सब जो है कुछ बातें कृषि रिलेटेड जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ये जो झूमिंग कृषि है इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, तो कुछ एक राज्य में जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हैं आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे राजस्थान में इसी झूमिंग कृषि को आपका वालरा कह देते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कह देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, झूमिंग कृषि के भी नाम जो है जरूर ध्यान रखना है। झारखंड के अंदर इसे कुरुबा कहते हैं। इसके अलावा अन्य नृत्य है जो कहाँ का? कर्नाटक की बात हो रही थी, तो कर्नाटक के अन्य नृत्य आपका यक्षगान है, करगा है, सुग्गी है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। कर्नाटक संगीत होते हैं और एक आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होते हैं। इंडिया में संगीत के जो है ये दो बेसिक और जो है विशाल मतलब फॉर्म है, बाद बाकी संगीत तो भाई बहुत सारे होते हैं जैसा कि आप देखते हैं आजकल, है ना। तो ये कर्नाटक संगीत के जो कुल रहते हैं इसमें कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो अगर दोनों प्रकार के स्वर को मिला दिया जाए तो 12 प्रकार के टोटल स्वर बनते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्नाटक संगीत, हाँ हिंदुस्तानी संगीत में भी स्वरों की संख्या 12 कर लीजिएगा। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत ये दोनों में जो स्वर की कितने प्रकार के स्वर की संख्या होती है? तो बता दीजिएगा 12 प्रकार का। ठीक है, कर्नाटक संगीत के महान जो आपका गायिका थी एम सुब्बा लक्ष्मी, इससे ही भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ म्यूजिशियन को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1998 में एम सुब्बा लक्ष्मी को जो है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये म्यूजिक के क्षेत्र में प्रथम ऐसे शख्स हुए जिनको जो है भारत रत्न दिया गया था, लेडीज थी। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर को ना एसएससी वाले को ये छत्तीसगढ़ राज्य बहुत भाता है जी, है ना, यहाँ का लोक नृत्य आपको काफी पूछता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपका गारी नाचा, राउत नाचा भी कह सकते हो इसे, नाचा को राउत नाचा भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गौर मारिया या फिर सुआ भी लिख लीजिएगा एक, है ना। सरहुल, पंडवानी, राउत यहाँ पे है, पंथी, है ना। तो भाई गारी नाचा, गौर मारिया, सरहुल, पंडवानी, राउत, पंथी, ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नृत्य या लोक नृत्य का फॉर्म है, तो इसे ही जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो सरहुल है, ये सरहुल आपका झारखंड में भी देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दो चीज मैंने स्किप किया है, आपको झूमर भी देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में जो झारखंड में होती है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। कर्मा भी लिख लीजिएगा, कर्मा एक जो झारखंड का मतलब जो कर्नाटक का है ना, ये करगा है, यहाँ पर ठीक से देखिए गौ है, ये कर्मा है। ये कर्मा जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगा और झारखंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अच्छा, पंडवानी के जो प्रसिद्ध गायिका थी ये आपका जो है ना तीजन बाई, तो इसे भी ध्यान रखेंगे तीजन बाई को, है ना। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड IVF इन बायोलॉजी?
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये होता है आपका जी IVF का फुल फॉर्म। ये क्या होता है कि ये उन लोगों के लिए है, मतलब सुविधा कह सकते हैं या फिर इलाज की प्रक्रिया कह सकते हैं जिनको जो है नॉर्मल वे में मतलब संतान उत्पन्न करने में कोई भी न कोई किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम है, बाधा है, तो इनके लिए एक सिंथेटिक वे प्रदान करता है ये संतान प्राप्ति के लिए। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF सिस्टम कहा जाता है। और इससे जो बच्चे प्राप्त होते हैं उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कई दफा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, निम्नलिखित में से क्या सही है क्या गलत है। तो भाई टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है इसमें क्या होता है कि निषेचन जो होता है, निषेचन समझ रहे हैं ना आप, तो निषेचन जो होता है ये माता के शरीर में ना होकर बाहर में होता है, किसी पात्र में होता है, किसी कंटेनर में होता है। अब उस हिसाब से कंटेनर डिजाइन किया गया है भाई कि टेम्परेचर क्या रखना है वो तो डॉक्टर ही बताएंगे और कैसे डिजाइन किए, लेकिन अपने समझने के लिए पात्र ही समझते हैं, ठीक है, कि बाहर जो है निषेचन हो जाता है, फिर उचित समय के बाद जो उनका पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसके बाद ये मादा या फिर माता के शरीर में, अब जो मादा है लेडीज है महिला है वही मादा होंगे और जो मादा होंगे वही माता होंगे, ठीक है। तो माता के शरीर भी सही है यहाँ पे, माता के शरीर में प्रतिस्थापन किया जाता है, समझ गए। निषेचन जो है शरीर के बाहर होती है, प्रतिस्थापन बाद में की जाती है। ये होती है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सिस्टम को क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये किनके लिए है, जो मतलब साधारण वे में संतान प्राप्ति नहीं कर सकते। डायलिसिस भी एक प्रक्रिया है। ये डायलिसिस प्रक्रिया क्या होती है कि जिस आदमी का जो आपका किडनी है, ये जो किडनी है दोस्तों, दुनिया में जितने भी मर्ज की इलाज अच्छे खोजे गए है ना, ये सब आदमी पे शूट करता है जी। कुत्ता के लिए कोई डायलिसिस प्रक्रिया नहीं खोजा है कहीं ने, है ना। तो डायलिसिस जो है ये रक्त शोधन की एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है ना, रक्त शोधन, है ना, जो किडनी के अनबैलेंस या खराब काम करने या फिर काम नहीं करने के कारण उत्पन्न होता है। तो किडनी के रोगी को कहां ले जाते हैं, डायलिसिस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, ये कई बार आपसे पूछा गया है, किसने किया है, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया है। और हाल फिलहाल के CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन कि क्रिश्चियन बोनार्ड कहाँ के रहने वाले थे, तो भाई श्री क्रिश्चियन बोनार्ड जो है ये अफ्रीकन थे, अफ्रीका के रहने वाले थे, है ना, क्योंकि ये पहला हार्ट जो ट्रांसप्लांट है ये कहाँ पे किए थे, साउथ अफ्रीका के केपटाउन में। तो इस हिसाब से ये अफ्रीकन जो है ना, कौन, क्रिश्चियन बोनार्ड। कब किए थे, 1967 में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता यानी जो फर्टिलिटी है ना, अनबैलेंस्ड हो जाता है, जनन क्षमता में कमी आती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये अभी आपसे पूछा गया था ना कि MTS के एग्जाम में कि बांझपन किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो जो बांझपन है ये विटामिन ई के कमी के कारण होती है, ठीक है। इसके अलावा भारत में पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश नेपाल भारत के ... किस दिशा में स्थित है या फिर ... दिशा में स्थित है। इंडियाज नेबरिंग कंट्री नेपाल इज सिचुएटेड इन व्हिच ... डायरेक्शन ऑफ इंडिया। तो भाई ये उत्तर में स्थित है, ये सभी जानते हैं। ये हलवा पूछा गया था आपसे और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा मैप, यहाँ से आप काफी चीज समझ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो ये हमारे एवज में पश्चिम में स्थित है, हम यहाँ पे उत्तर में देखते हैं तो ये नेपाल है, पूरब साइड में हमारा म्यांमार है, दक्षिण में यहाँ पे अगर हम इधर आ जाए दक्षिण में तो यहाँ पे हमारा श्रीलंका है। इसके अलावा जो आपका दक्षिण में श्रीलंका ही होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये भारत में जो है भारत के एवज में कि कौन कौन से देश हमारे किस देश में है, मतलब किस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नेपाल, अब नेपाल से टच होने वाली राज्य कई दफा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नेपाल से जो टच हो रहे हैं ये आपके कौन कौन से राज्य हैं, जरा आप बताएंगे। कई दफा मैं आपको बता चुका हूं कि नेपाल से टच होने वाले कौन कौन से राज्य हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल भी है ना, पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। ये सभी के सभी नेपाल से टच होने वाले भारतीय स्टेट में से हैं। तो आपको थोड़ा बहुत इस पे भी कमांड कर लेना चाहिए कि कौन से स्टेट किस देश को टच करता है ना, क्योंकि यहां से भी आए दिन काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को अपने अंदर रखा है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसे नेपाल के अंदर सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है भारत का, ये बांग्लादेश के साथ तय होता है। 4096 किलोमीटर की दूरी जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, भारत का जो सबसे बड़ी सीमा है। इसके अलावा हिमालय पर्वत जो है ये नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। यहाँ पे लिखा है यूरेशियन तथा भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो है
हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्योंकि हिमालय पर्वत के स्थान पे प्राचीन काल में कभी टेथिज सागर नामक जो है सागर हुआ करता था। ठीक है, ये टकराने से जो है उथला होते होते आज जो है यहाँ पे हिमालय जैसे विशाल पर्वत जो है यहाँ पे खड़ी हो गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है टेथिज सागर जो है हिमालय के स्थान पे था, है ना। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो केटू, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा, जो भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। मतदाता भैया वोट देने वाले को मतदाता कहते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, 24 जनवरी को। ठीक है ना। महिला दिवस अलग है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं भारत में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और 4 दिसंबर को नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, किसके जन्मदिन के अवसर पे? तो सर विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे। विवेकानंद साहब जो शिकागो में भाषण दिए थे, कब दिए थे? तो 1893 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 में। ये 2 क्वेश्चन आपको विवेकानंद साहब से पूछा जाता है। अभी विवेकानंद साहब की पुस्तक पूछे गए थे, द ईस्ट द वेस्ट, द ईस्ट द वेस्ट, ये इस प्रकार के जो पुस्तक हैं इनके राइटर हैं आपके विवेकानंद साहब, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कर्मयोगी राजयोगी पुस्तक के भी लेखक हैं आपके विवेकानंद साहब, तो ये भी ध्यान रखेंगे। विवेकानंद साहब किसी के बारे में इतनी बात। विवेकानंद साहब का ओरिजिनल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त है, और इनके गुरु का नाम जो थे रामकृष्ण परमहंस, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ ठहाका दिवस यानी विश्व हास्य दिवस, ये जो हंसने वाली डे है, लाफिंग डे है, ये मनाते हैं हिंदी दिवस के साथ साथ। देखिए राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी दिवस अलग मनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो मनाते हैं ये 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे, ये हमारे देश के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए जो विश्व स्तर पे उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं ये हम मनाते हैं 15 मार्च को। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए अलग व्यवस्था एक डे घोषित किया गया है, ये 24 दिसंबर को किया गया है। इसके अलावा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये सुशासन दिवस किसके नाम पे मनाते होंगे? तो नीतीश कुमार के नाम पे? बिल्कुल नहीं। सुशासन दिवस जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी सर के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा जो है घोषणा किया गया था पिछले साल, अब मनाए जा रहे हैं। तो ये वीर बाल दिवस किस धर्म से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सिख धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य की जानी मानी नर्तकी डांसर हैं? मृणालिनी साराभाई हु रिसीव्ड द पद्मश्री इन द ईयर 1965 इज अ वेल नोन डांसर ऑफ व्हिच क्लासिकल डांस? तो भाई ये जो मृणालिनी साराभाई है ये एक से अधिक डांस कर लेती थी। ये कौन कौन से डांस कर लेती थी? तो ये आपका भरतनाट्यम और कथकली, ये दोनों की जो है महान नृत्यांगना हुई। साथ ही साथ जैसे आपने सुना होगा कि भाई सोनल मानसिंह, ये सोनल मानसिंह भी जो है 2 डांस कर लेती थी, एक तो आपका भरतनाट्यम, एक तो आपका भरतनाट्यम और एक जो है आपका ओडिसी, ये दोनों नृत्य से जो है नृत्यांगना रही है। कौन? सोनल मानसिंह। तो जरूरी नहीं कि एक आदमी एक ही नृत्य कर सकता है, एक से अधिक भी कर सकता है भैया। आदमी पोलीग्लोट होते हैं ना, बहुत सारे भाषा भी जान लेते हैं कोई कोई, है ना, पोलीग्लोट होते हैं। देखिए जो बहुत सारे भाषा जानते हैं उसे पोलीग्लोट कहा जाता है ना। तो जरूरी नहीं कि एक ही नृत्य करे, तो कोई कोई 2 नृत्य भी करते हैं। और ऑप्शन में जो जनरली उनका मेन नृत्य होता है वो न देके एडिशनल वाला दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम, ये जो मृणालिनी साराभाई है इनके बेसिक नृत्य है आपका भरतनाट्यम, दे देगा आपका कुचिपुड़ी, सॉरी कथकली, तो गलती हो जाएगा। तो भाई ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों कर लेते थे। दर्पण एकेडमी के फाउंडर भी हैं कौन? मृणालिनी साराभाई। ये मृणालिनी साराभाई कौन है? तो विक्रम साराभाई की पत्नी है, और जो मल्लिका साराभाई है उनकी जो है माता है। मल्लिका साराभाई भी अपने आप में जो है नृत्यांगना ही है। ये कौन कौन से नृत्य कर लेती है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करती है जो उनकी बेटी है मल्लिका साराभाई, और
और जो माता थी मृणालिनी साराभाई, ये आपके करते हैं भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली। यहाँ पे कथकली को कुचिपुड़ी बोला गया था, इसे जरूर ठीक कर लें, लिखा सही है ना। इसके अलावा जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है? With what title has the Reserve Bank of India RBI released a report in June 2022? तो भाई इनका नाम रखा है इन्होंने पेमेंट विजन 2025, है ना। पेमेंट विजन 2025 के शीर्षक से जो है आरबीआई ने, है ना, एक रिपोर्ट जारी की। कब? जून 2022 में। ये क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, तो ये तो आप बिरले पूछे जाएंगे, लेकिन आप स्टैटिक्स फॉर्म में जो यहाँ पे बात बताया जा रहा है उसे जरूर ध्यान रखें, आपके सभी एग्जाम में ये चीज काम आएंगे। सबसे पहले आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा हुआ था? तो हिल्टन यंग आयोग के आधार पे जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। इसकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में किया गया था। तीन बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक है, ये आप भी जानते हैं। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है तथा इसे ही अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके जो प्रथम गवर्नर हुए, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर हुए, ये तो हुए ऐसे अंग्रेज जिसका नाम ओसबर्न स्मिथ था, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। आपके एग्जाम में सीधे सीडी देशमुख साहब को पूछा जाता है। तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख साहब, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो वर्तमान गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मौद्रिक नीति बनाना इनके जो परम कर्तव्य है, यानी आरबीआई के जो कामों में इंपॉर्टेंट काम है, इनको आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इनके जो काम में सबसे बड़ा काम मौद्रिक नीति बनाना, सीआरआर तय करना, एसएलआर तय करना, नोट छापना, साख सृजन करना, इत्यादि इत्यादि, बैंक दर तय करना, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, इत्यादि इत्यादि। ये सब आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से हैं, जिसमें कई दफा आपके यहाँ से फुल फॉर्म पूछ देता है, भाई सीआरआर के फुल फॉर्म क्या होते हैं, एसएलआर के फुल फॉर्म क्या होते हैं, है ना। तो जरूर ध्यान रखें, सीआरआर को जनरली सभी को याद रखता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये आपको जो है लिक्विडिटी रेशियो का नहीं पूछेगा, एस का पूछ देता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी भाई एसएलआर में एस क्या है, तो जरूर ध्यान रखें एसएलआर और सीआरआर का फुल फॉर्म। बाद बाकी नोट छापना, साख सृजन करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख काम है ना। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये मुद्रास्फीति को कम करने में भी अपना योगदान देता है। और किस प्रकार से देता है, मैंने पहले भी समझा चुका आपको कि भाई कैसे जो है ये मुद्रास्फीति को कम कर देता है। तो ये मुद्रास्फीति को कैसे कम करता है? बैंकों को लोन देना ये बंद कर देता है, लोन देना बंद कर देता है। बंद क्यों कर देता है? क्योंकि सबसे पहला जो काम है इसकी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, नोट छापना बंद कर देता है, ठीक है, नोट छापना बंद कर देता है, जिससे क्या होती है, बैंकों के पास जो है कैश कम पहुंचती है। जैसे बैंक के पास कैश कम पहुंचा तो लोगों को लोन कम मिलती है ना, तो लोगों के पास भी कैश में कमी आती है। जैसे ही कैश में कमी आती है आदमी सामान खरीदना कम कर देता है, और जो चीज का भाव बढ़ गया था वो इनडायरेक्टली धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट एक के दिन में असर नहीं हो जाएगा, लेकिन होता है असर, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को भी कम करने में आरबीआई योगदान निभाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है, बता चुका। सभी प्रकार के नोटों पे सिग्नेचर जो है, साइन जो है, इस प्रकार के साइन ये आपके किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। लेकिन सिवाय 1 रुपए के नोट, 1 रुपए की नोट पे जो साइन होती है ना, ये वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है। तो इसे भी ध्यान आपको रखना होगा, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई क्या होती है? डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो खेलते जहां हैं उसकी जो है लंबाई कितनी होती है टेबल टेनिस के अंदर? भाई टेबल टेनिस के अंदर लंबाई चौड़ाई, इस प्रकार की क्वेश्चन मैं आपको हमेशा याद रखने को बोलता हूं, क्योंकि ये जो है राउंड फिगर करके एग्जाम में दे देते हैं और आप आराम से याद रख सकते हैं और बना सकते हैं। तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई जो है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इन टेबल टेनिस? तो भैया ये 274 सेंटीमीटर होते हैं, 274 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस की ऊपरी सतह जो इसके होता है उसकी चौड़ाई जो होता है ये आपका 152 सेंटीमीटर होता है। वैसे इसका ओरिजिनल चौड़ाई जो है 152.25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन आपको 152 ध्यान रखना है, वैसे ही अधिकांश किताब 152 ही लिखा है। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट की जो माप होती है 13.14 मीटर गुने 6.09 मीटर। तो आपको 13 गुने 6 जरूर याद रखना है, ठीक है, 13 गुने 6 याद रखना है। वहां पे आप दशमलव काउंट कर लेंगे, क्योंकि इतने नजदीक की ऑप्शन नहीं दिया जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। आप राउंड फिगर करके याद कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा
ये जो क्रिकेट की पिच है, यहाँ से कई बार आपने क्वेश्चन अटेंड करा होगा। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई जो होती है ये 20.12 मीटर होती है। चौड़ाई जो होती है ये 3.05 मीटर होती है। और पंपिंग क्रीज जो होता है इसकी लंबाई जो है 4 फीट होता है। देखिए यहाँ पे मीटर नहीं है, नहीं तो मीटर मत कर देना। जो पंपिंग क्रीज होता है ना 4 फीट की होती है। चौड़ाई जो होती है ये 3.05 मीटर की होती है। और आपका लंबाई जो है ये 20.12 मीटर की होती है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है कुछ, मतलब पिचों का पैमाना। इसके अलावा वॉलीबॉल की लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? 9 मीटर। और भी कई सारे खेल हैं जो आप राउंड फिगर में याद रख सकते हैं, जैसे खो खो वगैरह है। तो खो खो वगैरह को भी आप याद रख सकते हैं जी, है ना। 27x15 है खो खो का। खो खो का जो डाया है ना, खो खो खेल होता है। खो खो खोखी कहते हैं गांव घर में खांसी को, तो ये वाला नहीं है, खो खो खेल होता है एक, है ना। बहुत सारे बच्चे जिनको रेलवे में स्पोर्ट कोटा से नौकरी करने आते हैं ना, तो अधिकांश बच्चे जो है खो खो का सर्टिफिकेट लिए रहते हैं, क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है किसी कॉलेज वगैरह में जब आप खेल से रुचि रखते हैं तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा खेल भी नहीं होता और आपको जो है एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं कि भाई ये खो खो खेल जो है खेल से ताल्लुक रखते हैं। तो स्पोर्ट कोटा से जो है काफ़ी ईजी होता है आपके रेलवे वगैरह में आने के लिए। तो अगर आप किसी खेल में इंटरेस्टेड है तो आप जरूर उसको जो है थोड़ा मुकाम तक पहुंचाएं, ताकि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना। तो ये खो खो खेल जो है ये, इसमें जो है डायामीटर की बात करेंगे तो 27x15 मीटर के रेशियो में होता है। लंबाई चौड़ाई भाई पहला कभी भी लिखा जाता है लंबाई, दूसरा चौड़ाई लिखा जाता है ना। तो 27x15 के रेशियो में है आपका खो खो का। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं आगे, है ना। जो बास्केटबॉल है बता दिया क्या, बास्केट 26x15 बता ही दिया था, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, इतना जो है आपको काफी है लंबाई चौड़ाई और खेल के मैदान के परिसर की जो है मतलब डायामीटर से। इसके अलावा अगला प्रश्न है, उस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए उनके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचाने जाने लगी। यानी सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई शहनाई को किसने टॉप लेवल तक पहुंचाया। आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिकल पर्सनालिटी अंडर द इंग्लिश शहनाई वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉट जस्ट अ रिचुअल इंस्ट्रूमेंट। तो भाई रिचुअल के अलावा जो इनको क्लासिकल तक पहुंचाया, ये करने का काम कौन किए थे? बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना। बिस्मिल्लाह खान साहब कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। इनका जन्म बिहार के डुमरावा में हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खान साहब जो है इंडिया के टॉप 4 पुरस्कार जो है इनको मिले हैं भाई, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये चारों पुरस्कार इनको दिया गया है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। वो कहते हैं ना, आदमी कोई भी काम करे शिद्दतों के साथ तो अंतिम तक जरूर पहुंच सकता है। इन्होंने शहनाई बजाने में ही इतनी महारथी हासिल कर ली कि इनको जो है इंडिया के टॉप 4 पुरस्कार मिल गए भाई, है ना। अपन तो सोच भी नहीं, मतलब हम लोगों के लिए पता नहीं, है ना। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के प्रमुख वादक हैं जिन्होंने शहनाई को शास्त्रीय संगीत के स्तर तक दर्जा दिलाया था। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई कितनी बड़े जो है इस प्रकार के होंगे ये कैरेक्टर। बिस्मिल्लाह खान साहब को 2001 में भारत रत्न भी दिया गया है ना। 2001 में भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर के साथ साथ। ये बात तो पहले भी आप जानते हैं और ये क्वेश्चन सेपरेटली आपसे भी पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में। ब्रिजभूषण काबरा, ये हाल फिलहाल में आए आपकी एग्जाम के अंदर। ये गिटार के पर्सनैलिटी है आपके कौन? ब्रिजभूषण काबरा। बिस्मिल्लाह खान कहाँ के रहने वाले? बिहार के। मैंने कहा कि बिहार के अंदर डुमरावा एक जगह है, वहां पे इनका डुमराव है ना, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान को 1956 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण और 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी आदमी को अगर ये इंडिया के टॉप प्राइज मिलते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा मिला होगा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब सबसे बड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पद्मश्री 1961 में मिला, उसके कुछ दिनों के बाद 1968 में आपका पद्म भूषण मिला, उसके कुछ दिनों के बाद 1980 में पद्म विभूषण मिला और 2001 में आपका भारत रत्न मिला। तो यही क्रम है भाई, है ना। असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनोगे, डायरेक्ट मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनोगे। तो ऐसा नहीं कि किसी को पहले भारतीय रत्न मिल गया तब पद्मश्री मिला, है ना। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले एम सुब्बा लक्ष्मी, जैसे कि मैंने अभी कहा कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी, सबसे पहले प्राप्त की कब प्राप्त की? 1998 के अंदर, है ना। इसके अलावा आपका बिस्मिल्लाह खान साहब 2001 के अंदर इनको जो है भारत रत्न दिया गया। लता मंगेशकर को भी 2001 के अंदर मिला था। पंडित भीमसेन जोशी को 8 में बात करी गई, लेकिन प्राइज मिला इनको 2009 में।
इसके अलावा जो पंडित रविशंकर साहब हैं, ये आपका 1999 में अवार्ड प्राप्त किए, ये सेकंड होल्डर रहे, है ना। पंडित भीमसेन जोशी साहब जो है ये 2019 में जो है इस भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो ये 6 कैरेक्टर हैं जिनको भारत रत्न मिला है ना, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब के बारे में बहुत सारे चीजें जानने को, सबसे पहले तो ये सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर साहब ये ग्रैमी अवार्ड के विजेता हैं, भारत के लिए प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड इन्होंने ही जीता था। भारत के लिए प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड महिला में तन्वी शाह ने जीता था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब जो है सितार से बताए दिए थे, पंडित रविशंकर साहब सितार से सबसे सेकंड भारत रत्न होल्डर हुए, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो क्रिकेटर हैं ये आपका सचिन तेंदुलकर हुए, जो कब इनको मिला था 2014 में। भारत रत्न अवार्ड इंडिया के सबसे बड़ा अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी 1954 में। प्रथम विजेता कौन थे, तो राधा कृष्णन साहब थे, एस राधा कृष्णन साहब, जो हमारे देश के प्रथम जो है क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, डिल्मा राउसेफ को हाल में ही किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इस सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल में ही इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं हाल में, उसको मैं रिप्लेस करके दूसरा प्रश्न लाऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि प्रश्न क्या था। इससे क्या होगा, तो पहली वाली तो याद ही होगी आपको, उसके तर्ज पे जो आगे आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी साथ में क्लियर होगी। डिल्मा राउसेफ को हाल में ही किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डिल्मा राउसेफ हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच बैंक। तो भैया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, पास्ट में इसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, ठीक है, BRISK है ना, BC हो जाएगा, सी है ना। पास्ट में इसे जो है ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। ब्रिक्स समझ रहे हैं ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये ग्रुप है ना 5 कंट्री का, है ना, तो इसे ब्रिक्स कहा जाता था। तो इसी बैंक को पास्ट में ब्रिक्स कहा जाता था, किसे, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। तो इसी बैंक के अंदर जो ब्राजील के नेता हैं, है ना, डिल्मा राउसेफ, तो इसे जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई, और संघाई कहाँ पे है, चीन के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स देशों का संबंधित ये बैंक है, बता ही दिया। वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये आपका डेविड मालपास के जगह पे अजय बंगा बाबू आ गए हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाल में ही इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना, जॉर्जिया मेलोनी, है ना। सेबी की प्रथम महिला माधवी बुच बनी थी, तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आया था, आगे भी आ सकती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सेबी की जो महिला अध्यक्ष बनी थी माधवी बुच, ये सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, प्रतिभूति बाजार का नियंत्रण करता है भारत के अंदर, मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो सेल कंपनी है ना, SAIL, स्टील अथॉरिटी, है ना, स्टील अथॉरिटी वाला, है ना, तो इनके भी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सोमा मंडल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे भाई, पता नहीं कब किस रूप में नारायण मिल जाएगा, है ना। तो सोमा मंडल भी जो है सेल में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा लखनऊ समझौते पर ... के बीच हस्ताक्षर हुए थे। द लखनऊ एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन, है ना, तो किन 2 आदमी के बीच में हुआ था भाई, तो ये आदमी तो था नहीं, पार्टी थे, एक तो मुस्लिम लीग और एक आपका कांग्रेस के बीच, है ना। ये पार्टी किए कोई ना कोई तो आदमी ही किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टी का नाम जो है आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन के दौरान, है ना, इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। ये कहाँ रोड पे हुए थे, जी नहीं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत हुआ था। ये कब हुआ था, 1916 ईस्वी के अंदर हुआ था, है ना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन संभाले थे, अंबिका चरण मजुमदार। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है कुछ डायरेक्ट ही आपके अधिवेशन से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें इंपोर्टेंट चीज की जो है घटना घटी थी, इसीलिए आपसे पूछा जाता है। चलिए जितने ईस्वी है इसको समझ लेते हैं। 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, इसीलिए पूछा जाता है सबसे पहला भी भाई। 1885 है ना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता करा था बंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है प्रथम में कौन किए थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। इसके बाद हम ईस्वी के क्रम से आएंगे
तो हम आ जाते हैं आपका 1907 में। 1907 में क्या होती है, सूरत के अंदर होती है। रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं। इसमें कांग्रेस में जो है फूट पड़ जाती है, मतभेद हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल के अंदर, है ना, जिसमें लाल बाल पाल का नाम आपने सुना होगा, जो गरम दलीय नेता थे। इसके अलावा जो 1907 के बाद आपका क्रम से आओगे तो 1924 होगा। 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन हुआ था, ये महात्मा गांधी एकमात्र अध्यक्षता संभाले थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1929 ये लाहौर में हुआ था, ये ऐतिहासिक अधिवेशन, इसमें स्वराज की मांग की गई थी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता संभाले थे। 1931 के अधिवेशन जो है ये कराची में हुआ था, कराची पाकिस्तान, है ना, और इसमें जो अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। साथ ही साथ इसमें जो है फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है इनकी बात करी गई थी। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट मतलब संविधान की मतलब कांग्रेस की बैठक है, जिसे आप जरूर ध्यान रखें, अध्यक्षता कौन किए थे और कब हुआ था, कहां हुआ था, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर प्रथम महिला जो अध्यक्षता संभाली ये एनी बेसेंट है, जो 1917 में कानपुर के अंदर जो अध्यक्षता संभाली थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1925 के अंदर जो है आपका सरोजनी नायडू जो आगे चलकर देश के प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी, तो ये प्रथम भारतीय महिला हुआ जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, ठीक है। और ये जो चूंकि आप जानते हैं कि एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, पूर्णतः भारतीय नहीं थी, तो इसीलिए अगर इम्फेसाइज कर दिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली तो सरोजनी नायडू, खाली महिला कहेगा तो एनी बेसेंट, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कौन करा था 1885 में, एओ ह्यूम, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापकों में से हैं, मानी स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अभी बता दिया 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास अधिवेशन में किए थे। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो जॉर्ज यूले जो है ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं, यानी अंग्रेज के तरफ से थे, याद में, है ना। इसके अलावा पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डॉट 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 कहते हैं। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, तो भाई इसे क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल कहते हैं। मैंने आपको क्लोरोफिल, है ना, समझा चुका है पहले भी, प्रकाश संश्लेषण वाली जो फोटोसिंथेसिस की घटना होती है उसको रिलेट करके। भाई ये क्या होती है, क्लोरोफिल क्या काम आते हैं पत्तों में या पेड़ पौधों में, तो ये सूर्य से जो प्रकाश होते हैं उससे ऊर्जा संग्रहण के लिए जो है ये पत्तियों की सहायता करते हैं। कौन, क्लोरोफिल, है ना। आपसे डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछते हैं पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, बचकाना सवाल है, अब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है, बचकाना सवाल है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन यही बचकाना सवाल कभी कभी हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में O2 का संचालन किसके मतलब किसके सहायता से होता है, तो आप आंसर देंगे भाई, एक तो आप आंसर दे सकते हैं आरबीसी, दूसरा आंसर दे सकते हैं हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ना, इसका बेसिक काम ही है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को पहचाना, ठीक है। तो कभी कभी बचकाना सवाल जब युवा हो जाते हैं तो अपने को सताने लगता है, इसीलिए हमें हर छोटे से छोटे चीज और बड़े से बड़े चीज को समझते हुए आगे चलना है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है, ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये आपका जो है सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की घटना को अंजाम देती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जो क्या है भाई, जैसे अपन खाना बना लेते हैं, गैस चालू करके कुकर चढ़ा दो, उसमें दाल भात चोखा पकाओ, है ना, वैसे ही जो है इनके खाना बनाने के लिए आवश्यक प्रोसेस है क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो क्या रात के समय होगी, रात के समय नहीं होगी जी, क्यों, क्योंकि सूर्य की प्रकाश नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, जल भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा क्योंकि इसके अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन रात के समय जो है सूर्य की प्रकाश नहीं होगी। इसलिए प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण रात के समय जो आपका फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं होती है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोए। भैया जब ये फोटोसिंथेसिस की घटना करेगा, जब ये एक्टिव रहेगा, तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है। लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो ये भी हम इंसान की तरह ही ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। इसीलिए यह कहना गलत होगा कि पेड़ पौधे खाली कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, ये दोनों लेते हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, है ना। पुष्प जो होती है ना, फूल है ना, फ्लावर, उसके नर और मादा अंग से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई जो पुष्प के नर अंग होते हैं ना, उसे पुंकेसर कहते हैं, या इसे पुमंग भी कह सकते हैं, इसी का एक पार्ट है ना। या जो मादा जननांग होता है या फिर मादा का जो प्रजनन अंग है पुष्प के अंदर, उसे केसर कहते, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे जायांग भी कहते हैं, ठीक है। जायांग और स्त्री केसर जो है ये मादा वाला है, और पुंगंग और पुंकेसर जो है ये पुरुष वाला है। एक सेकेंड, समझ गए, मादा वाला और पुरुष वाला समझ गए, पुरुष वाला पुंकेसर और पुमंग, मादा वाला
स्त्री केसर और जायांग। ठीक है, ये यहाँ पे पुष्प लिखा है, आपको पौधा भी लिख सकता है डायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा पादप कोशिका में सेल वाल होता है ना, प्लांट सेल में जो है आपका सेल वाल होता है, ये जो है आपका एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है सेल वाल। भैया इनके कई सारे कारण हैं कि क्यों नहीं पाया जाता। देखिए जो बनाने वाले हैं हमें, ये काफी बड़े कलाकार हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ऐसा कलाकार है कि ये शरीर से बढ़ के कोई मशीन नहीं है भाई। अगर है तो बताइए, इसको जो है सभी दिन के लिए कोई जीवित रखने की उपाय खोज ले, नहीं रह सकता ना। तो ये ऐसे सिस्टम से बनाए हैं कि कमांड अपने हाथ में ही रखा, इसीलिए पादप कोशिका में इन्होंने सेल वाल दे दिया, कोशिका भित्ति दे दिया, है ना। ये कोशिका भित्ति क्या करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। जैसे अपने पास क्या है, अपने पास हम लोग स्केलेटन वाले प्राणी है ना, हम लोग क्या है, हमारे लोग के पास जो है कंकाल है। हम लोग इतने मजबूत है कि 2-4 बार गिर भी जाते हैं तो जल्दी कुछ होता नहीं है। कहा जाता है कि मस्तिष्क के अंदर सबसे कम जो है आपका कोशिका विभाजन की शक्ति होती है। मानव शरीर में खास करके मस्तिष्क के अंदर कोशिका विभाजन जो है नाम मात्र की होती है। नाम मात्र समझ रहे हैं ना, कि होता ही नहीं है ना कोशिका विभाजन। इसीलिए मोटरसाइकिल वगैरह पे कहा जाता है कि हेलमेट पहन के चला करो, नहीं तो फैन भी कटा जाता है। ये इसलिए कि भाई हाथ पैर टूट जाएगा तो बन जाएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाओगे, जुट जाओगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। लेकिन अगर आपका मस्तिष्क में चोट लग गया तो बहुत कम संभावना है कि आदमी ठीक हो जाए, क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन होता है। अच्छा भाई, सेल डिवीजन का मतलब कोई ये तो नहीं समझ रहे हैं ना कि भाई कोशिका को 2 पार्टों में टूटना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिवीजन का मतलब होता है नई कोशिका का बनना, जो मर गया, जो लॉस हो गया किसी कारण से, उसके जगह पे नया चीज आना, यहाँ है कोशिका डिवीजन का ये मतलब। ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैं क्या कहाँ पे क्या समझना चाहता हूँ, तो कोशिका भित्ति इसलिए पादप को मिला है कि उसको जो है मजबूती प्रदान करने के लिए स्केलेटन सिस्टम नहीं है, इसीलिए उनको कोशिका भित्ति दे दिए, और हम प्राणियों को स्केलेटन सिस्टम दे दिए। फिर भी भगवान जो है खोपड़ी को कई सारे लेयर में जो है भर के रखा है, ताकि भैया छोटा मोटा गलती माफी किया जाएगा कि तुम गिरोगे ना, एक बार हेलमेट नहीं पहनोगे और धीरे से गिरोगे तो कुछ नहीं होगा, और जोर से गिरोगे तब तो हम नहीं रुकाएंगे, क्योंकि पहले ही हम चेतावनी दे दिए भाई कि माथा में कम फीड किए हैं, कम कंक्रीट डाले हैं। ठीक है, तो हेलमेट पहन के चला करो। तो समझ गए, कोशिका भित्ति खाली जो है आपका पादप में ही होगा, जानवर मतलब जानवर में नहीं होता है, आदमी में नहीं होता है, या फिर कोई भी एनिमल में नहीं होता है। पादप में जल को जाइलम से तथा पोषक तत्व को फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। ये उत्तक है, ठीक है, उत्तक है। रक्त के बारे में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है, तो आपको बताना है ब्लड क्या है। तरल संयोजी उत्तक है भाई, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। तो तरल संयोजी उत्तक है आपका क्या, टिश्यूज कहते हैं भाई उत्तक को अंग्रेजी में, है ना। तो ब्लड जो है तरल संयोजी उत्तक है, टिश्यूज है। पादपों में 2 टिश्यूज मेन है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा उनके जो है जल को जो है पहुंचाया जाता है, और फ्लोएम के द्वारा उनके जो पोषक तत्व है, जो फूड है, जो खाना है, उसे पहुंचाया जाता है। याद रखने की तरीके बताया हूं, जाइलम मतलब जल, जल माने पानी, है ना, ये पहुंचाया जाता है। फ्लोएम मतलब फूड, फूड मतलब खाना, है ना, तो ये पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, यहां से काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला हाल फिलहाल में टीसीएस के द्वारा, कि पत्ते के जो विभिन्न भाग हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई किस भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पत्ते की भाग, जहां से ये डंटी, ये मान लीजिए कोई तना का पार्ट है, यहाँ से जो पत्ते के बाहरी डंठल रहता है, इसे बर्न वृत्त कहते हैं, है ना। ये जो पत्ते के बीच में ये हड्डी के जैसा, जैसे हमारे छाती में रहता है ऐसे हड्डी का एक ढांचा, वैसे ही पत्ते में आप बीच बीच में ऐसे देखेंगे लाइन, तो इस लाइन को सिरा कहा जाता है। ठीक है, और ये 2 सिराओं के बीच के जो भाग हुए, ये समतला नुमाकार जो प्लेन भाग होते हैं, इसे बर्न फलक कहते हैं। और ये जो बीच वाली जो सबसे मतलब रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए पत्ते के लिए, तो इसे मध्य सिरा कहते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक नजर यहाँ पे 1 मिनट रुक के देख लें, है ना, आपको काम आएगा जी, है ना। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आपसे पूछा भाई अर्थशास्त्र के लेखक हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों नाम हो सकता है, क्योंकि तीनों एक ही आदमी के नाम है। जो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कहिए, गुरु कहिए, अभिभावक कहिए, जो भी कहिए, है ना, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो ये आपका प्लिनी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, हर्षवर्धन है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हर्ष चरित्र और कादंबरी के लेखक कौन है भैया, तो ये आपका बाणभट्ट है, तो इसे भी ध्यान रखना है। देखिए नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, इसका सिद्धांत पूछा जाता है कि आपको कौन दिए थे, है ना, तो ये आपका दिए थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना, प्रकृति का वर्ण सिद्धांत, है ना। इसके अलावा
मुक्त माल्याद जो है इनके लेखक कृष्णदेव राय हैं। कई दफा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े घुमावों को डॉट 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 कहते हैं। व्हेन द रिवर इंटर्स द प्लेन्स इट स्टार्ट फ्लोइंग ऑन अ meandering path. दीज बिग बैंड्स ऑफ द रिवर आर कॉल्ड, है ना। तो ये क्या कहा जाता है, रिवर के इस बैंड को क्या कहेंगे जहां पे ये मोरदार घुमाव लेता है, तो उस घुमाव वाले जगह को हम विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, है ना। नदियों द्वारा बनाए जाने वाली भू आकृतियों की प्रमुख दो कारण होती है, एक तो निक्षेपण होती है, एक अपर्दन होती है। कई दफा आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा कि नदियों का जो ये घटना है, जैसे आपका झरना वगैरह हो गया या फिर आप डेल्टा वगैरह हो गया, तो भाई ये किस कारण से बनते हैं, कौन सी कारण होती है नदियों में, क्या घटना होती है कि बन जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आप समझ रहे हैं कि नदियों की जो भी आकृति को फॉर्म करता है, जो भी आकृति जनरेट करता है नदी, उनके प्रमुख दो कारण होते हैं। एक तो आपका निक्षेपण होता है, एक आपका अपर्दन होता है। अब ये अपर्दन क्या होता है आप समझ रहे हैं ना, जैसे मृदा अपर्दन आप कई बार सुने होंगे, जिसमें अतिचारण का काफी अधिक प्रभाव है। अब अतिचारण क्या होता है, तो अतिचारण होता है गांव घर में जो खुला मैदानी इलाका होता है, वहां पे बहुत सारे जंगली जो जानवर है वो भी वनगधा वगैरह वो भी चढ़ता है, और गांव घर के मवेशी भी चढ़ता है। तो उनके खूर से जो है मिट्टी बार बार जो है ढीला होते होते हवाओं के साथ उड़ जाते हैं, इससे मृदा अपर्दन कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह भाग गया, है ना। तो उसी प्रकार से मृदा अपर्दन, तो यहाँ नदी के द्वारा भी अपर्दन होता है। तो अपर्दन और निक्षेपण ये दो कारण के अनुसार जो है नदी कई प्रकार के स्थलाकृति को जन्म देती है। जैसे डेल्टा आपने सुना होगा, बहुत सारे नदी, अधिकांश नदी डेल्टा का ही निर्माण करते हैं। कुछ स्पेशल नदी है जो डेल्टा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो जो डेल्टा नहीं बनाते हैं उसके अंदर मतलब कौन सी क्रिया नहीं होती होगी, आपको पता है कौन सी क्रिया नहीं होती होगी, तो भैया निक्षेपण की क्रिया नहीं होती होगी। ठीक है, तो डेल्टा किसके फलस्वरूप बनती है, निक्षेपण के फलस्वरूप। ये क्या है, दलदल युक्त वाली जो है मैदान है। और भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन से है, तो सुंदरबन डेल्टा है। ये कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये बांग्लादेश के सीमा तक भी जाती है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। और मैनग्रोव पर जो वन है ये कैसी वन होती है, तो दलदली वाली वन होती है। तो बात घुमा फिरा के यही आ गया कि डेल्टा क्या होता है, तो दलदल युक्त मैदान होता है। ठीक है, इसके अलावा भी आकार की घाटी का नाम आपने सुना होगा, जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा। ये दोनों स्थलाकृति जो है किसके अनुसार बनती है, तो अपर्दन के कारण बनती है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अधिक पुरानी है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सब जो नदी है, तुंगभद्रा है, ये सब जो भी है उधर के नदी प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये जो नदी है ये हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। क्योंकि हिमालय अभी तो गबरू जवान है। वर्ल्ड यंग बलित फोल्डेड जो माउंटेन है, मतलब नवीन बलद पर्वत का उदाहरण है हिमालय। कई दफा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताना उचित समझा, क्योंकि अभी अभी आपके जो एमटीएस के लास्ट शिफ्ट था ना, वहां पूछा गया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी और हिमालय नदी में क्या क्या अंतर है, कथन के रूप में पूछा गया था। मैंने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी होती है ना, इसमें स्पीड कम होती है। सबसे पहले स्पीड कम होती है, बूढ़ा हो गया ना तो स्पीड कम होती है। हिमालय वाले नदी में जो है स्पीड अधिक होती है। स्पीड कम होने के कारण इसके पानी ज्यादा साफ दिखते हैं। इसके पानी में जो है गाद ज्यादा रहते हैं, तो ये थोड़ा जो है इनकी तुलना में कम दिखते हैं। इनके जो आपका प्रायद्वीपीय भारत होते हैं, इनके नदी की जो सतह होती है वो उभरा हुआ होता है, उथला होता है। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है ये माजुली, जो किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ सब दिन के भांति आज भी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है कृष्णा है, जो महाबलेश्वर से निकल के बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको हूबहू चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर आप हाई बोलेंगे तो आपको जो है अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि पीडीएफ के लिए कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है आपको। पामेला हर्ष रोमन रिंग्स वोल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। देखिए, खेल शब्दावली से हाल फिलहाल में टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पामेला हर्ष रोमन रिंग्स वोल्टिंग टेबल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो भैया ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। चेकमेट, गैम्बिट, बिशप, शतरंज से संबंधित शब्द है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। शतरंज से तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया सीएचएसएल में, वो भी सीएचएसएल एक अच्छे लेवल की गेम माने जाते हैं एसएससी के अंदर सीजीएल के बाद। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पूछा गया था कि शतरंज में जो है काला घर कितने होते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि शतरंज में दो प्रकार के घर होते हैं, एक तो काला, एक आपका व्हाइट, या फिर ये रंग बदल भी सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा यही स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो पूछ दिया था। तो 64 गो घर होता है, जिसमें 32 गो दोनों कलर के, मतलब 32 को एगो कलर के, 32 को
वो दूसरे कलर का गेम होती है। ठीक है, शतरंज में जो है आपको फीडे रैंक दिया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, FIDE फीडे, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित जो आपका टर्म है ड्राइव है। देखिए ड्राइव जो है क्रिकेट से भी संबंधित है, आपने कवर ड्राइव का नाम सुना होगा ना, कवर ड्राइव, अरे अच्छा ड्राइव किया, है ना, तो ड्राइव जो है क्रिकेट से भी है, फुटबॉल से भी है। पेनाल्टी भी है आपका किससे, फुटबॉल से। शूट आउट भी जो है आपका फुटबॉल से है। पेनाल्टी किक, कट बैक, ड्रिबलिंग, ये सब के सब आपके फुटबॉल से संबंधित है, जिसमें ड्राइव क्रिकेट को भी ध्यान रखिए, क्रिकेट से भी संबंधित है। ठीक है, ड्यूस जो है, ये ड्यूस, डबल फॉल्ट, बैक हैंड, रैली, ये सभी के सभी बैडमिंटन से संबंधित जो है शब्दावली के शब्द हैं। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन करेक्ट किया गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? Which of the following articles deals with uniform civil code, है ना, फॉर द सिटीजन्स एज पर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया ये आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 जो है ये आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आर्टिकल 44 ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, DPSP के अंतर्गत आ जाएगा। ये किस भाग में आ जाएंगे, तो पार्ट 4 में आ जाएंगे। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भाग 4 की बात कर रहा हूँ, DPSP की बात कर रहा हूँ, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, जो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। ये कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल देखते हैं, 36 से 51। देखिए मैंने आपको भाग 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार जो है जरूर याद रखने को बताया। यहां से क्वेश्चन आए दिन में काफी देखने को मिले। भाग 2 में नागरिकता, एक कोई बताता है कि एक तो सभी पहले दिन ही पढ़ लेते हैं। भाग 2 में क्या है भाई, नागरिकता है। ये कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक है। ये भाग 2 है हमारा, ये भाग 2 है, इसमें नागरिकता है। भाग 3 कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक है ना, इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट है। भाग 4 क्या है, DPSP है, ये 36 से लेकर 51 तक के है ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 5 में क्या है भाई, संघ है, संघ, है ना, ये जो है 52 से लेके 151 तक है। ठीक है, इसमें जो है यूनियन की बात करी गई है। फिर भाग 6 में क्या है, 152 से लेके 237 तक है। ठीक है, 152 से लेके 237 तक, इसमें जो है द स्टेट्स, राज्य की बात करी गई है। तो इस प्रकार से आपको जरूर ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटोरीज, इसकी चर्च संविधान के किस भाग में है, तो आपको आंसर देना है संविधान के भाग 8 में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इसके DPSP के अंतर्गत जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है। आपके आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है, 39 के बाद ए जरूर ऐड करें। ए में जो समान विधिक न्याय और निःशुल्क दिया जाएगा, मतलब इस प्रकार से बात करी गई है, समान निःशुल्क एवं विधिक न्याय, समान सही बात है, समान निःशुल्क एवं विधिक व्यय, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है। ग्राम पंचायत से और भी आर्टिकल संबंधित है, 243 नगर नियोजन और ग्राम पंचायत के कंबाइंड आर्टिकल है, जहाँ पे वहां पे अलग अलग चीजों को समझाया गया है कि चुनाव कितने वर्षों पे होगी, कौन चुनाव भाग में लेगा, कितने वर्ष न्यूनतम होंगे, कहाँ से फंड आएंगे, ये सब बात वहां पे विस्तार में करी गई है ना। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करता है। क्यों करता है, क्यों इंपोर्टेंट है, मैं बता चुका हूं। अगर सरकार भी आपकी और न्याय करने वाली घर भी आपकी, यानी न्यायालय, तो आप ही ओवरऑल हो जाओगे भाई। तो फिर तो ये तो एकदम ये हो जाएगा, तानाशाह टाइप से हो जाएगा कि जो मर्जी आप करोगे, इसलिए दोनों अलग अलग है ना। ये आर्टिकल 50 इस प्रकार की व्यवस्था को जन्म दिया है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, और आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है, जो आपके 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ी गई थी, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना, ये सब बात ध्यान रखना है। जब जोड़ी गई थी ना तब 10 प्रकार के, और 2002 में एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम 86वां संविधान संशोधन है। ये आपका एडुकेशन से संबंधित था, है ना। तो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य बना, और एक मौलिक अधिकार में भी ऐड हो गए, कौन से, आर्टिकल 21 का ए, जहां पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उसका मौलिक अधिकार माना गया। ठीक है, अब ये आर्टिकल 51 के ए जो है, इनके अलग अलग पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टिकल 51 के ए का ए का बी, ए का सी। तो इस प्रकार से ये PDF मैंने आपको टेलीग्राम पे भी फ्री में प्रोवाइड करा चुका है। आने वाले समय में ये पूरी की पूरी जो है आपका सीट यहाँ पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों ये PDF के लिए देखिए मैंने 25 रुपया रखा है। 25 रुपया जो है इस PDF में, 25 रुपया में आपको 57 PDF मिलेगा इस प्रकार के। अगर 57 को 25 से डिवाइड किया जाए तो मेरे ख्याल से 0.45 के करीब आएंगे, है ना। 0.45 आधा 25 गुना 50 इस प्रकार से आएंगे, 0.45 के करीब। अब भाई 45 पैसे मेरे ख्याल से 45 पैसे कोई कल्पना भी नहीं करता इंडिया में संयोजनों के लिए। ठीक है, अगर इतने में आपको एक PDF मिल जा रहा है, और इस विथ लेक्चर के साथ, लेक्चर तो ऐसे ही फ्री है ना, तो कितना सोचते हैं बच्चे, मैं ये देख रहा हूं बस, है ना। दोस्तों देखिए ये PDF की जो है ना, मैंने एक आदमी रख लिया है,
मैंने एक आदमी रख लिया, क्योंकि आप जानते हैं मैं 4 ड्यूटी करते हुए एनालिसिस भी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, तो मुझे कुछ मदद चाहिए। इस मदद के लिए मैंने एक आदमी रखा है, ये जो व्हाट्सएप पे आपको जवाब देते हैं, ये कोई मैं नहीं हूँ। मैं जो आप लोग, मैं जैसे आप लिखते हैं कि सर बहुत सारी क्वेरी करते हैं वहाँ पे, तो मैं नहीं होता हूँ, इसीलिए जवाब आपको जो है आप मेरे रिलेशन में जो आपका क्वेरी है, जो मुझसे मैं दे सकता हूँ जवाब, उसका जवाब आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए, तो उनको भी कुछ देना होता है। इसके अलावा जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, ऐसे मैं बना नहीं पाता हूँ। इन्होंने इन प्रयागराज का एक लड़का है, उनसे मैंने ऑनलाइन जो है इस प्रकार का बनाना स्टार्ट किया है, तो इनको भी कुछ देना होता है। और आप जानते हैं कि मैं क्या कमा रहा हूँ, है ना। तो भैया इसके लिए जो कुछ फीस है यहीं से कुछ आ जाए भाई, है ना। तो इसके लिए मैंने एक ही सीरीज को जो है पे रखा है, बाद बाकी सब फ्री है। तो जिनको लगता है कि जरूरी नहीं है ये पीडीएफ, उनके लिए कोई बात नहीं, वो फ्री में एनालिसिस कराऊंगा, फ्री में दूंगा, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है एक है, तो भाई इतना क्या सोचना, 2 समोसे का दाम है मेरे भाई, है ना। आप समझ लो कि मेरी हेल्प कर रहे हो, जो ये संस्था चलाने के लिए आप मुझे हेल्प कर रहे हो, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। तो ये वाली सीट आपको दे दूंगा। खास करके इसमें ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की, रक्षा करने की बात करी गई है, ये मौलिक कर्तव्य के किस भाग में की गई है। तो आर्टिकल 51 के ए में तो सभी मौलिक कर्तव्य है भाई, तो उसके जो भाग सी है ना, उसमें करा गया है। इसके अलावा जैसा प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाता है। द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। तो भैया ये वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज को जो है आप पर्दे पे उतार सकते हैं, है ना। मानव नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है ना। तो ये आपका वास्तविक ही बनता है जी, मानव नेत्र पे कैसा बनता है, रियल इमेज बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप सीधे कैसे देखते हो भाई, है ना, उल्टा ही बनता है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। वास्तविक, है ना, उल्टा, है ना, इस प्रकार से जो है मानव नेत्र पे प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, मानव नेत्र के किस पार्ट में प्रतिबिंब बनता है, ये भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आते देखा है। तो बताइएगा, रेटिना में, काला वाला भाग देखेंगे एक दूसरे के आंख में, तो दूसरे का फिगर दिखेगा आपको, है ना। उत्तल दर्पण के अपना फिगर दिखेगा उसके आंख में, सॉरी, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, तब ना पिक्चर में कहते हैं मेरी आंखों में आंखों डाल के बात करो भाई, कैसे किया जाता है डोंट नो। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तथा अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। एक ऐसा कंडीशन आता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बन जाता है जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ये वाली टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आज से 1 साल पहले मैंने इस पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक वीडियो बना दिया था, और कब कैसे प्रतिबिंब बनेगा, किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट होगी, तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, बचकाना स्टाइल में समझाया हूं जी। काफी ज्यादा व्यू हो गए थे, आप देखेंगे वहां पे। तो जिनको मतलब रेलवे की भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात में कि हल्का फुल्का नॉलेज एसएससी में यहाँ से लेता है, ठीक है। आपको सिर्फ से पहले ये ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनते हैं प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में दोनों बनता है। लेंस में जस्ट इसका उल्टा कर देना है, लेंस में अवतल लेंस में जो है ना, अवतल लेंस में काल्पनिक बनेगा और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेंस में उल्टा कर देना है। मानव नेत्र जो है ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करने का काम करता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स। तो भैया नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। नागालैंड में जो राजकीय पक्षी है ये भी आपका हॉर्नबिल ही है, और हॉर्नबिल नागालैंड के त्योहार भी है, जो नागालैंड की सबसे बड़ी त्योहार होने के कारण इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है ना। जो दिसंबर माह के शुरुआत से लेकर 10 दिनों तक मनाई जाती है, 1 to 10, है ना। इसके अलावा मोन्यो ओसो महोत्सव, ये नागालैंड के नागा जनजाति जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है उनके द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा सोलुंग, मोपिन, लोसार, ये सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाए जाने वाली त्योहार है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बंगला लाहो नुंगक्रेम ये मेघालय के अंदर मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कल मैंने समझाया था कि भाई नुंगक्रेम जो है त्योहार है या डांस की फॉर्म है, जबकि नोकरेक जो है ये भी मेघालय के अंदर ही है। नोकरेक, ये नोकरेक जो है जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 4 चपरकुट ये आपके मिजोरम से संबंधित जो है नृत्य का फॉर्म है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक जरूर कर लें भाई, लाइक करने में जो है कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। भारत में कौन से वन बहुतायत पाए जाते हैं। व्हिच फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया। अबंडेंस के कई बार आपके एग्जाम में एंटोसाइनो आ जाता है जी, इंपोर्टेंट है ये। इसका मतलब प्रचुरता होता है ना। इसका उल्टा अगर आप करेंगे तो लैक हो जाएगा, लैक मतलब कमी हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट मतलब भी कमी होता है ना। तो ये सब जो है आपका मिग्र माने अल्प हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसके उल्टा और सीधा दोनों जरूर याद रखें, आपको एसएससी में काम आएगी, है ना। अबंडेंस कुछ ऐसे जो वर्ड है उनको बार बार वो रिपीट करते हैं, जैसे जेनिथ, है ना, अबुंडेंस, है ना। इस प्रकार से एक जो आपका
रेड कारपेट वाला जो है ना, रेड कारपेट खुशी खुशी स्वागत, है ना, तो ये वाला भी काफी पूछा जाता है ना, आपके फ्रेज के अंदर, है ना, ईडीएम है वो, ईडीएम के अंदर, है ना। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है आपके इंडिया के अंदर 66% है। यानी जिस प्रकार से आप इंडिया के अंदर मिट्टी में बात करते हैं तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है, उसी प्रकार से अगर वन की बात करते हैं तो कैसा वन है भाई, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है आपके इंडिया के अंदर। कितने प्रतिशत के लगभग, तो 66 से 67% के बीच में आपको ऑप्शन में दिया गया रहेगा, तो 66% मान के चलते हैं यहाँ पे। भारत में वर्तमान समय में कुल वनावरण कितनी है, तो 24.62% है। अब ये वनावरण क्या होता है और डायरेक्ट में वन लिखता तब क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है बंधु, है ना। वनावरण का मतलब है कि ये राम का घर है, ये श्याम का घर है, राम ने 2 पेड़ लगाए हैं, एक जामुन का और एक आम का, है ना, श्याम ने 4 पेड़ लगाए हैं, है ना, इस प्रकार से। तो ये भी काउंट हो जाएंगे उस वन के सभी प्रतिशत में, ये 4 2 6 पेड़ भी काउंट हुए। उसी प्रकार से कई सारे बाबू की घर है इंडिया में, तो जो भी पेड़ उनके दरवाजे या फिर खेत में 10-5 पेड़ हैं उनको भी मतलब गिन लिए जाएंगे। तो ऐसे करके टोटल की बात करें तो वनावरण हो गया, तो ये आपका 24.62% है। खाली वन की बात करें कि भाई जिसे वन का दर्जा दिया गया है ना, जो आरक्षित है, संरक्षित है, तो ऐसे में एक 21.71% है कि भाई ये पुल्ली वन है, यहाँ पे कोई जो है रेसिडेंशियल एरिया में वाली बात नहीं है, एक वन है, तो ये आपका 21.71% है। और आपका जो रेसिडेंशियल वाली एरिया में जो 2-4 गो पेड़ है उस सबको गिन के कितने प्रतिशत लैंड का हो गया, तो 2.91%। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 24-62 टोटल वनावरण है। तो अगर टोटल वन पूछा जाता है ना तो 24-62 मत मारना, तब मारना 21-71। टोटल वनावरण पूछा जाता है, समस्त लिख देता है, तब आपका 24-62। ये डाटा कब आया था, 2021 के अंदर आया था। अब अगला डाटा कब आएगा, 23 में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वन की जो सर्वेक्षण होती है ना, ये 2 साल में एक बार होती है। इंडिया में जो सेंसस होती है, जनगणना होती है ना, 10 साल में एक बार होती है। इंडिया में जो कृषि जनगणना होती है ना, ये 5 साल में एक बार होती है। तो ये सब जो कुछ बातें हैं जरूर ध्यान रखें। इंडिया में जो लोकसभा के चुनाव होती है ये जनरली 5 साल में एक बार होती है, पहले भंग हो गया तो 2 दिन के बाद हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो विधानसभा के चुनाव है ये भी 5 साल में एक बार होती है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसत वर्षा सालाना 200 सेमी से अधिक होती है। इसके जो प्रोडक्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब सदाबहार वन का जो है ये शब्द कहाँ से आया भाई, कि सदाबहार आप बोलते हो ना, एवरग्रीन, है ना, सदाबहार, है ना, तो ये भैया कहाँ से आया, तो ऐसे है कि इस जंगल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि तुम एक ही बार सारा फूल देना और एक ही बार पतझड़ हो जाना और एक ही बार जो है फल देना, ऐसा नहीं है। इसमें जो है एक तैयार होता है, दूसरा पकता है, तीसरा गिरता है। तो इस प्रकार से जो है सालों भर ये जंगल हरे भरे दिखते हैं, इसीलिए ऐसे जंगल को सदाबहार जंगल कहा गया है। यहाँ पे अगर वर्षा से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे ही जाते हैं कि भाई कितनी वर्षा होती है, तो आपको बताना है यहाँ पे वर्षा जो है सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कितनी वर्षा होती है, तो 100 से 200 वर्षा होती है सालाना, है ना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को भी 2 भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ से गुड नॉलेज काफी जरूरी है। जैसे परसों के एग्जाम यानी जैसे एमटीएस के लास्ट शिफ्ट कब खत्म हुआ भाई, एमटीएस नहीं, फेज 11 का अभी है ना, तो फेज 11 के लास्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि कंटीली प्रकार के वन जो पाया जाता है वैसे ऐसे जगह पे वर्षा कितनी होती है। तो आपको ऐसी नॉलेज जरूर होना चाहिए। एक शिफ्ट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जगह भारत में कंटीली प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, वहां पे आपका एक ऑप्शन एमपी था, एमपी राइट आंसर था। मैं आपको बताता हूं क्यों होता है ऐसा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई 100 से 200 वर्षा होंगे, 200 से अधिक होंगे तो सदाबहार वन होंगे, है ना। तो 200 वर्षा होंगे तो इनको भी जल उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया। अपने अंदर में ही 2 ब्रांच है। एक ब्रांच का नाम दे दिया गया आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब भैया गीला वाला, है ना, मतलब थोड़ा सा ठंडक वाला, है ना, और शुष्क मतलब ज्यादा मतलब ड्राई वाला, ठीक है। तो इनको 2 भागों में बांट दिया गया। अब इन दोनों भागों में नाम से स्पष्ट है कि आर्द्र वाले में ज्यादा वर्षा होगा और शुष्क वाले में कम वर्षा होता होगा। तब आर्द्र वाले में कितना वर्षा होता है, तो आपका होता है आर्द्र वाले में 100 से लेके 200 सेंटीमीटर, ठीक है, और शुष्क वाले में 70 से लेके 100 सेंटीमीटर। उल्टा लिखा गया है लेकिन आपको समझ जाना है, क्योंकि आर्द्र का मतलब होता है भाई मतलब गीला टाइप से, और शुष्क का मतलब सूखा टाइप से। तो सूखा में कम होगा वर्षा, तभी तो सूखा है। तो 70 से 100 और आर्द्र वाले में 100 से 200, इसीलिए ओवरऑल पर्णपाती में 100 से 200 हाईएस्ट को उठाना जाता है, लघुत्तम जैसे समझिए, है ना। तो यहाँ की जो प्रोडक्ट है इस वन की, शीशम है, साल है, सागवान है, आंवला
है, कुसुम है, इस प्रकार की जो पेड़ होते हैं ये आपके आ जाते हैं कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर, जो इंडिया में ज्यादातर यही प्रकार के वन है, लगभग 66%। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी होती है जहां पे औसत वर्षा ना 50 से 70 के बीच में होता है, यानी 70 से कम होता है, तो औसत वर्षा 50 से कम यहाँ पे लिखा है, ठीक ही है ना, 50 से 70 के बीच में होता है, 50 तक वर्षा होती है आपके कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। ठीक है, देखिए कांटेदार वन जो है ना ये कहाँ पाए जाएंगे भाई, मरुस्थल वाले इलाके में, तो मरुस्थल वाले इलाके में राजस्थान में मिल जाएंगे, आपके पंजाब के कुछ पार्ट जहां पे कम वर्षा होती है वहां मिल जाएंगे, आपके मध्य प्रदेश के कुछ रीजन है जहां पे कम वर्षा होती है वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में भी कुछ इलाके में मिलेंगे कटीली पौधे। इसके अलावा आपको एमपी बता ही दिया था, है ना, तो इतने जगह जो है आपके ये कटीली पौधे मिल जाएंगे। कटीली पौधे की जो पत्ती है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इसके पत्ती कैसे होते हैं, तो इसके पत्ती जो है चौड़े नहीं होते हैं, इसकी पत्ती जो है एकदम सिकुड़ा हुआ होता है, तभी तो कटीली है ना। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होके ही प्राप्त होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।